था टू एनालाइज द मिक्सचर ऑफ NaOH KOH। तो NaOH KOH को एनालाइज करने के लिए आपको टाइट्रेट करना पड़ेगा HCl से। आपका सोल्यूशन दिया हुआ रहेगा कि 2.5 ग्राम NaOH और KOH 1 लीटर सोल्यूशन में डिजोल्व रहेगा। तो उसको क्या करना है, आपको पता करना है कि NaOH कितना है और KOH कितना है। ऐसा भी हो सकता है कि NaOH 1 ग्राम हो और KOH 1.5 ग्राम हो। ऐसा भी हो सकता है कि NaOH 1.5 ग्राम हो और KOH भी 1.5 ग्राम हो। तो आपको पता करना है, 2.5 ग्राम दिया हुआ रहेगा दोनों मिला करके, तो उससे आपको पता करना है टाइट्रेट करके कि आपको कितना ये है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, NaOH KOH सोल्यूशन लेंगे जो कि लैब में बना हुआ रहेगा। 2.5 ग्राम NaOH और KOH 1 लीटर में डिजोल्व रहेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, उस सोल्यूशन में से आप पिपेट के मदद से 20 ml आप उसको लेंगे। 20 ml को लेकर के आप कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे और उसमें इंडिकेटर डालेंगे फिनोफ्थिलीन। जब फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डालेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। क्योंकि पहले ही मैं बताया था कि क्या करता है, इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है टाइट्रेशन करने के लिए। इंडिकेटर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इंडिकेटर ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के एंड पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और जनरली उसका क्या कहते हैं अपना कलर चेंज करके। तो फिनोफ्थिलीन की टेंडेंसी होती है कि बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो करता है, एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में यह कलरलेस हो जाता है। तो आपको टाइट्रेट करना है, क्या कहते हैं, टाइट्रेट उस वक्त तक करना है जब तक ये पिंक कलर डिसअपीयर नहीं हो जाए। क्योंकि HCl जब मिलेगा तो HCl का NaOH और KOH के साथ रिएक्शन होगा, तो वहां पर यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा। जब सारा NaOH और KOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आपका सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। जब सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा तो अल्टीमेटली फिनोफ्थिलीन कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइट्रेशन को आपको रोक देना है और क्या कहते हैं उसका रीडिंग आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद फिर फर्दर 20 ml क्या कहते हैं बेस सोल्यूशन लेंगे, NaOH KOH सोल्यूशन लेंगे विद द हेल्प ऑफ पिपेट, कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे, फिर 1 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डालेंगे, कलर हो जाएगा पिंक, फिर HCl से टाइट्रेट करेंगे। तो फिर कलर जब डिसअपीयर हो जाएगा तो वो वैल्यू नोट डाउन करना है। तो आपको ये चीज रिपीट करना है जब तक ये 2 कंसेक्यूटिव रीडिंग सेम आ जाए। ऐसा करेंगे तो उससे आपका क्या कहते हैं टाइट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 2 सेम वैल्यू आ गया, 2 सेम वैल्यू को आपको लिखना है करेक्टेड वॉल्यूम में। उसके बाद आप नॉर्मेलिटी इक्वेशन यूज करेंगे N1V1 = N2V2। जैसे कि आपने HCl का लिया था N/20। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मेलिटी लेना पड़ेगा बेस का, तो कंबाइंड नॉर्मेलिटी लेनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर 2 सोल्यूशन है, NaOH सोल्यूशन है और KOH सोल्यूशन है। तो आपको कंबाइंड नॉर्मेलिटी NaOH का अलग से निकालना पड़ेगा, KOH का अलग से निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा और बाद में वही सिंपल जो नॉर्मेलिटी इक्वेशन है N1V1 = N2V2, अगर ऐसा करेंगे उसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका NaOH का वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि लेट NaOH = X ग्राम, तो KOH हो जाएगा 2.5 - X उसे, तो इसलिए नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH हो जाएगा X/40 और क्या रहता है नॉर्मेलिटी ऑफ KOH हो जाएगा 2.5 - X/56। तो जो कंबाइंड नॉर्मेलिटी के लिए N का जगह में रखेंगे, N1 की जगह में कंबाइंड नॉर्मेलिटी। उसके बाद फिर V1 20 ml फिर = N2 जैसे कि HCl का लिए N/20, N/20 का मतलब 0.05 इंटू जो वॉल्यूम आपका आया। सपोज कीजिए किसी का 15 आया, किसी का 16 आया, किसी का 20 भी आ सकता है। तो ऐसे कैलकुलेट करने के बाद X की वैल्यू आ जाएगी तो NaOH का आपको वेट आ जाएगा। जब NaOH का वेट आ जाएगा तो उसमें फिर KOH से क्या कहते हैं फिर KOH का भी जितना आएगा 2.5 - X। बाद में फिर NaOH का परसेंटेज मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मास ऑफ जो मिक्सचर है 2.5 × 100, फिर उसी तरह से KOH का निकलेगा। तो इस तरह से परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का टाइट्रेशन कंप्लीट होता है। इस तरह का टाइट्रेशन जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, स्कूल में भी करते हैं, कॉलेज में भी करते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी करते हैं। तो यहाँ पर जो टाइट्रेशन सिंपल टाइट्रेशन है, ये सिंपल टाइट्रेशन का जो टाइप होगा, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है एसिड बेस रिएक्शन, तो एसिड बेस टाइट्रेशन हो जाएगा ये। उसके बाद दूसरा चीज इसमें यह है कि क्या कहते हैं इसमें इंडिकेटर क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर में फिनोफ्थिलीन यूज करते हैं, तो फिनोफ्थिलीन ये हो जाएगा। इतना ये, क्योंकि आपको जानना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको याद रखना है, क्योंकि आप वाइवा देने के लिए जाइएगा तो ये सारी चीजें पूछी जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट दूसरा हो गया। इससे पहले मैं बताया था क्या कहते हैं टू एनालाइज द मिक्सचर ऑफ क्या कहते हैं टू एस्टिमेट द प्योरिटी परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन ए गिवन इम्प्योर मिक्सचर। ये भी मैं बता चुका था। उसमें जो रिएक्शन जो हुआ था क्या कहते हैं KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, तो क्या रेडॉक्स टाइट्रेशन हुआ था। और यहाँ पर एसिड बेस टाइट्रेशन है और इसमें इंडिकेटर फिनोफ्थिलीन है। इन सारी चीजों को याद रखिएगा।
और बाकी आप आगे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि नॉर्मेलिटी में क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी को जो डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और कोई भी टाइट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो कोई भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, यानी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब नॉन सोल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन हम लोग लेते हैं तो वो क्या कहते हैं नॉर्मेलिटी में ही लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी के बारे में हमारे बच्चों को जानना जरूरी है। तो नॉर्मेलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी कि मतलब किसी भी सोल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, ऐसे निकालते हैं। तो इसके लिए फिर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, डिवाइडेड बाई क्या कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है। अब फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए अलग अलग सब्सटेंस के लिए जो है ना क्या कहते हैं इक्विवेलेंट मास हमको निकालना पड़ेगा। जिस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो मोलर मास से इक्विवेलेंट मास थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इक्विवेलेंट मास किसी भी एसिड के लिए, किसी भी बेस के लिए, किसी भी सॉल्ट के लिए, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, किसी भी आयंस के लिए हम लोग अलग तरीके से निकालते हैं। तो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, या क्या कहते हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। तो आपको इक्विवेलेंट मास भी निकालने के लिए चाहिए। तो किसी भी एसिड के लिए जो इक्विवेलेंट मास जो निकालते हैं, किसी भी एसिड के लिए होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब बेसिसिटी भी समझने की जरूरत है किसी भी एसिड के लिए। किसी भी एसिड के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन इज नोन एज बेसिसिटी। अगर जैसे कि HCl से एक H निकलेगा तो उसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। H2SO4 से कितना निकलेगा, 2 निकलेगा तो उसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। H3PO4 से 3H+ निकलेगा तो उसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी। तो उसी तरह से आपको निकालना है, जैसे कि H2SO4, तो H2SO4 का मोलर मास होता है 98, तो उसका बेसिसिटी 2 है, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 2 49 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग निकालिएगा। उसके बाद बेस के लिए होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। तो बेस के लिए भी एसिडिटी समझने की जरूरत है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन फ्रॉम ए बेस इज नोन एज क्या कहते हैं एसिडिटी। तो जितना OH- निकल रहा है, जैसे NaOH से 1 निकलेगा तो उसकी भी एसिडिटी 1 हो जाएगी। COH से 2 निकलेगा तो उसकी क्या कहते हैं एसिडिटी 2 हो जाएगी। तो उस तरह से हम लोग क्या कहते हैं बेस के लिए भी हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। NaOH का क्या कहते हैं इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, मोलर मास 40 होता है और उसकी क्या कहते हैं एसिडिटी 1 होती है, 40 डिवाइडेड बाई 1 तो 40 ही हो जाएगा। उसी तरह से KOH का मोलर मास 56 होता है और KOH की एसिडिटी 1 होता है, तो उसका भी इक्विवेलेंट क्या कहते हैं इक्विवेलेंट मास 56 ही होगा। उसके अलावा हम लोग सॉल्ट के लिए क्या कहते हैं इक्विवेलेंट मास निकलते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई टोटल कैटायनिक चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। तो जैसे कि NaCl में टोटल कैटायनिक चार्ज 1 है, Na2CO3 टोटल कैटायनिक चार्ज 2 है, MgCl टोटल कैटायनिक चार्ज 2 है। उसके अलावा Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें अल्मोनियम में 2Al3+, अल्मोनियम में कितना चार्ज है 3 चार्ज है और 2 मोल्स है, तो टोटल 6 हो जाएगा। तो इसका जो अल्मोनियम सल्फेट के केस में उसका जो मोलर मास डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्ट के लिए निकालेंगे। आयन्स के लिए होता है कि मोलर मास डिवाइडेड बाई कैटायन और एनायन। इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास निकालने के बाद फिर उस तरह से हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मेलिटी हम लोग निकालेंगे। तो नॉर्मेलिटी के लिए सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन एनफ वाटर टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 250 ml। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ क्या कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा कि मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। तो 4.9 डिवाइडेड बाई 49 ये हो जाएगा 0.1। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 ml में है, तो मिलीलीटर से आपको चेंज करना है लीटर में, तो 250 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, तो ऐसे करके आप भी पेन कॉपी निकाल करके उसका नॉर्मेलिटी आप लोग निकाल सकते हैं।
तो इस तरह से ये कंसंट्रेशन टर्म्स जनरली हम लोग नॉर्मली। इसके अलावा जो कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं, क्या कहते हैं, मोलरिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, उसके अलावा परसेंटेज में मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, उसके अलावा स्ट्रेंथ भी होता है। स्ट्रेंथ के बाद जो है क्या कहते हैं पीपीएम भी होता है, पार्ट्स पर मिलियन। अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, तो अलग अलग डे में अलग अलग हम कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज टाइटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो टाइटेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया क्या कहते हैं टू एनालाइज द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड KOH। इसके लिए मैं ये इतना ही है। और आप लोग जो है ना इसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए।